देखिए, अगर इंडिया को अब अमेरिकन वेपन्स मिलेंगे और मॉडर्नाइजेशन होगी तो जाहिर है हमारे यहाँ भी तो हार्ट सर्चिंग, सोल सर्चिंग होगी कि अब हम क्या करें। ज़रा आज की हेडलाइंस हैं और वो भी मुलाहिजा कर लें कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। ट्रंप और मोदी। F-35 जो स्टेल्थ तैयार हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन जो है जो है जेट फाइटर्स हैं, तो उसमें भारत दिलचस्पी रखता है। के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। अगर इनके पास F-35 आ जाते हैं तो हमारे F-16 का क्या तो होगा? फिर हमारे बेचारे F-16 तो 20 साल पुराने हैं यार। तुसी क्या है ना, वो पोचा शोचा मारो ताकि 200 अरब डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी है। मोदी साहब पैसा देंगे, ट्रंप के मुंह में पानी आएगा। पैसा है ना भाई, पैहे पैहे। हालात देखें, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कह रहा है, पाकिस्तान देखें जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है, और अमेरिका में क्या हो रहा है, मोदी साहब और ट्रंप साहब मिलकर हमें कह रहे हैं कि आप यकीनी बनाएं कि सरहद पार दहशतगर्दी ना हो। भाई हम कौन सी दहशतगर्दी कर रहे हैं? ये जो आला हज़रत कुलभूषण साहब आज भी हमारे पास मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये जो पहले एक जब कनाडा ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 20 हमले, टारगेटेड हमले किए हैं भारत ने पाकिस्तान में और लोगों को मारा है, और बजरिया ईरान हमारे साथ क्या हो रहा है, बजरिया अफगानिस्तान हमारे साथ क्या हो रहा है, भारतीय दहशतगर्दी के सबूत जा बजा जो बिखरे हैं वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है? केपी में भारत की, बलूचिस्तान और केपी में भारत की जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो आला हज़रत ट्रंप और मोदी को क्यों नज़र नहीं आ रहे? और कहा हमें जा रहा है कि हम जो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं, जो खरबों का नुकसान करवा चुके हैं, जिसकी कौम ज़हनी मरीज बन चुकी है और जो लाखों लोग शहीद करवा चुके हैं, उनको कहा जा रहा है उधर अमेरिका में बैठकर कि आप सरहद पार दहशतगर्दी को ना जाए यकीनी बनाएं। भाई हम क्या करें? हाँ अब अच्छा, और चूंकि ये जनाब स्पीकर मफादात की दुनिया है, चूंकि ये सफारतकारी की दुनिया है, चूंकि ये लॉबिंग की दुनिया है, चूंकि हमारा सच्चा सौदा भी नहीं बिक रहा और चूंकि भारत अपना झूठा सौदा मुसलसल बेची जा रहा है, तो लिहाजा ये होना था और ये हो गया। और अब जो सबसे बड़ा अलर्ट है वो ये है कि ट्रंप मोदी गठजोड़ चलेगा अगले 4 साल। और ट्रंप इंतजामिया में पहले भी बात कर चुका हूं, पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज और इसराइल नवाज लोगों की बोहतात हो गई है, और ग्रेटर इसराइल का नक्शा लेकर इसराइल ईरान की सरहद पर है और ईरान हमारी सरहद पर है, और भारत तालिबान कुर्बतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुसलसल दूरियां बढ़ रही हैं। इंडिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोशिश होती है, बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा है, बड़ी इकोनॉमी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्म्स रेस में फंसे। जी देखिए, ये आर्म्स रेस होती क्या है? आर्म्स रेस ये होती है कि आपके दुश्मन ने ज़्यादा हथियार रख लिए, ज़्यादा पैसे खर्च किए, फिर आपको भी ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने हथियार बढ़ाने पड़ते हैं। हाँ। ये अमेरिका और रूस के दरमियान आर्म्स रेस चली थी जी। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए रूस ने, और जब कोलैप्स का वक्त आया वो आर्म्स रेस की वजह से बढ़ गया। रोटी नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, टैंक्स थे, मिसाइल्स थी, और दुकानों के अंदर रोटी नहीं मिलती थी। दैट्स व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। इट वाज द आर्म्स रेस। इंडिया की भी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आर्म्स रेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और आप पाकिस्तान जो है वो फंस जाए इस ट्रैप के अंदर। इंडिया तो अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान कांट अफोर्ड एन आर्म्स रेस, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। इसीलिए हमने फिर एक न्यूक्लियर डिटेरेंस बनाया है ताकि हमें ये आर्म्स रेस से बचना पड़े। अच्छा, अब इंडिया अभी भी लगा हुआ है, अब ये जो सारे हथियार आएंगे इंडिया में, यहाँ तो ज़ाहिर है परेशानी होगी, बिकॉज अगर एक लिमिटेड वॉर भी होती है तो लिमिटेड वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तो इस्तेमाल नहीं होते। 15 दिन की वॉर होती है विद हाई क्वालिटी अमेरिकन वेपन्स विद द इंडियंस, या तो बिफोर इट कम्स टू दैट स्टेज वे वी आर डिफीटेड, राउंडली डिफीटेड, और हम कहते हैं अब न्यूक्लियर वेपन निकाल लो, तो उससे पहले जंग ही बंद हो जाएगी, मगर यू विल फेस डिफीट एंड सो ऑन। वो धमकी तो देते रहते हैं ना, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि
Pakistan has to be worried by this American approach and India's agreement कि हम हथियार अमेरिका से लेंगे। कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए, सुभान अल्लाह। मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जी के अंदर। मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदे ही कोई नहीं है। यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें हैं। अब ट्रम्प कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे। मोदी साहब ने कुछ जल्दी नहीं की, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। ये अलग बात है कि जो चीज़ आप सोचते हैं या आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसी तरह आप हासिल करें। कमी बेशी तो हो जाती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म मोदी अपने कार्ड्स ठीक खेल रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी देखिए ना, अमेरिका, भारत और रूस की समिट भी होने जा रही है भारत में, सदर पुतिन आएंगे। इसी तरह क्वाड की समिट भी होगी भारत में। तो भारत के पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं खेलने के लिए। बट जब से नरेंद्र मोदी आया है, इसने पॉलिसी चेंज कर दी। ही डजंट वांट टू हैव पीस विद पाकिस्तान जी। वो समझता है कि उनकी बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए जी। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है वो सोचे बगैर समझे बगैर, या सोच और समझ के साथ किया, आप ये समझे, और हमें ऑन द बैक फुट कर दिया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हम कंपेल हो गए कि हमने तजारत बंद कर दी। हालांकि तजारत में हमारा ज़्यादा फ़ायदा था, इंडिया का इतना फ़ायदा नहीं था। इंडिया के लिए 5-6 अरब डॉलर के ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से इंडिया को कुछ नहीं खास मिलता, पर हमें सस्ती चीज़ें मिल रही थी। हमारी इन्फ्लेशन के लिए, कंज्यूमर इंडेक्स के लिए हमारा फ़ायदा था उसमें, तजारत में। मगर वो हमने फिर गुस्से में आके कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस खत्म किया, तो फिर हमें करना पड़ा एहतजाज के तौर पर। हाँ, वो एहतजाज, मगर नुकसान हमारा हो गया। अच्छा, अब हम समझते हैं, सोचते हैं कि खोले ना खोले, उधर से वो कहता ना खोलो, हो गया। तो हम तो इंडिफरेंट है, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अब देखे ना, सो दिस इज द पॉलिसी। ऊपर से उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ा लिया, बिकॉज हमारा फुटप्रिंट वहाँ जम नहीं रहा है। और अब वो अफगानिस्तान के अंदर भी बैठ के तालिबान के साथ मिसचिफ क्रिएट करेंगे, और बलोचों के साथ तो वो हो ही रहा है ऑलरेडी, दे आर सपोर्टिंग देम। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी रही है vis-a-vis पाकिस्तान अंडर नरेंद्र मोदी। एक तरफ वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जी दुनिया में अमन हो, हम सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, और दूसरी तरफ भारत पे वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। अब डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पे साउथ एशिया में आएगा तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो अफेक्ट होता है ना। हमारा जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है फुल स्पेक्ट्रम, जो हमारा डिटेरेंस है, उस पर किसी न किसी तौर तो उस पर असर होगा। हम भी एक आर्म्स रेस में मुब्तला हो जाएंगे। अब वो कहते हैं जी बायलैटरल ट्रेड जो है वो $500 बिलियन पे करनी है 2030, ठीक है जी। ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 2025 की फॉल में करना है। फोकस किस पे होना है? मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस किसको अच्छा लगता है? दोनों को। टैरिफ्स कम करने हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इस तरह की चीजें। सो इसमें मैं वो कई दफा कह चुका हूं कि जो अमेरिका की जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है ना, जो स्टेट डिपार्टमेंट, बिजनेस कम्युनिटी, वो इंडिया को एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में देखना चाहते हैं और देख रहे हैं। इंडिया और अमेरिका ने किया क्या? अगर मैं सिर्फ इसी को बता दूं, एक तो इंडिया और अमेरिका ने, सारी बात है, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ऑफर की है। दूसरा ये है कि उसमें सी पिकेट ऑटोनमस सर्विलेंस सिस्टम है, जिसके अंदर सोनर अकॉस्टिक रे की कैपेबिलिटी है। इसी तरह वेव ग्लाइडर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल सिस्टम है। इस तरह लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव टोड सोनर है, मल्टी स्टैटिक एक्टिव सोनोबॉयज है। फिर उसके बाद लार्ज डायमीटर है ऑटोनोमस अंडर सी व्हीकल्स, वो भी दे रहे हैं। मतलब उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है। $500 अरब की ट्रेड है, $200 अरब का वो कह रहे हैं डिफेंस का इंडिया प्रोक्योर करेगा।